सबको याद होगी कल की कहानी। कल की कहानी क्या थी कि हमारे पास जितने भी लड़के लड़ने जा रहे थे, मान लो 10 बंदे लड़ने जा रहे थे, उसमें से 8-9 बंदे तो केवल चिल्लाने के लिए जाते हैं कि हाँ भाई मार मार मार, मैं देख लूंगा, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, मार तो मार, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसी वजह से बेसिकली यही चीज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी लागू होती है। अब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कैसे लागू होती है कि अगर एक टाइम पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, मतलब कि मान लो रिएक्शन चल रही है और रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, मान लो ये ए बी सी, ये हमारे पास आ रहे थे, कंबाइंड हो गए, रिएक्टेंट थे और ये बना रहे थे प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये मिलके बना रहे थे क्या, प्रोडक्ट। तो जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स आपस में आते हैं, रिएक्टेंट्स बेसिकली आपस में आते हैं और कोलाइड करते हैं आपस में, मतलब कि जैसे वो याद है ना कि हाँ जो बंदे लड़ने के लिए आ रहे थे, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी। ध्यान सुन लेना, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कि जितने बंदे लड़ने के लिए आ रहे थे लड़ाई के अंदर, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी। और जो असली में पिट रहा था, मतलब कि जिसकी शक्ल खराब हुई थी, जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई थी, दैट इज नोन एज ऑर्डर। समझ वाली बात, मतलब कि जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिएक्शन के अंदर एक टाइम पे कोलाइड करेंगे, सही है ना, कोलाइड करने के लिए आएंगे, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। एंड जितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंज होगी, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। सही है, फंडा समझ में आ रहा है कि जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी वो ऑर्डर है, और जितने आपस में कोलाइड करने आएंगे वो क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी होती है। सही है, तो जरा देखना मॉलिक्यूलैरिटी के और बेसिक्स। बेसिकली मॉलिक्यूलैरिटी हमारे पास 0 हो सकती है रिएक्शन की, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मतलब कि मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी एक रिएक्शन की 3 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। सॉरी सॉरी सॉरी, 0 तो हो नहीं सकती, 0 तो कभी हो नहीं सकती मॉलिक्यूलैरिटी। क्यों? क्योंकि अगर 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने के लिए आ ही नहीं रहे, मतलब कि मॉलिक्यूल्स आपस में भिड़ने के लिए आ ही नहीं रहे, तो रिएक्शन आगे चलेगी कैसे, रिएक्शन चलेगी नहीं। सो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो सकती है, एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, 2 हो सकती है, दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं आपस में, 3 हो सकती है कि 3 मॉलिक्यूल, मतलब कि एक एक्स एक्सिस से, एक वाई एक्सिस से और एक जेड एक्सिस से 3D कोलिजन हो सकता है। बट मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर मॉलिक्यूलैरिटी 4 हो जाती है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स 3 डिग्री से, 3 डायमेंशन से ज्यादा कोलाइड करते हैं, तो वो इतना इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पाते कि वो प्रोडक्ट बना दे। सही है, पढ़ना समझ में आ रहा है, मतलब कि मॉलिक्यूलैरिटी मैक्स टू मैक्स 3 हो सकती है और मिनिमम टू मिनिमम 1 हो सकती है। ठीक है, 3 से ज्यादा होगी तो क्या होएगा, इट इज एन अनइफेक्टिव कोलिजन। सही है, अगर मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा होगी तो फिर वो क्या होगा, अनइफेक्टिव कोलिजन होगा, मतलब कि कोलिजन के अंदर इतनी ताकत नहीं लगेगी कि वो तुम्हारे पास प्रोडक्ट बना सके। सही है, सिंपल सी बात समझ में आई, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अब नाउ आते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या है कि कितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, मतलब कि कितने बंदे असली में कुट रहे हैं। अब उसके अंदर खुद सोचो, क्या किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो सकता है? किसी लड़ाई के अंदर कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ एक भी बंदा कूटा ना जाए? बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ लड़ाई के अंदर गए, लेकिन कोलाइड करने के लिए गए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज हो गया वहीं पर ही, और उस टाइम पर क्या हुआ होगा, किसी की भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, मतलब कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0। तो ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। सही है ना? क्या ऑर्डर आधा हो सकता है? आधा, आधा मतलब कि फ्रैक्शन में, इन फ्रैक्शन बिल्कुल हो सकता है। क्यों? खुद सोच के देखो कोई बंदा गया, वो पूरा गया था, पूरा ये रहा इंसान, ये पूरा गया था लड़ाई के अंदर, सही है ना, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई, ये पिटा, लेकिन कितना पिटा, आधा पिटा, आधा, मतलब कि मुक्का तो मारा लेकिन केवल एक ही तरफ, एक ही तरफ उसके लेफ्ट साइड पे उसके बड़े उसके दबा के, ठीक है ना, मतलब किसी कंसंट्रेशन क्या हुई है, चेंज तो हुई है लेकिन फ्रैक्शन में चेंज हुई है। बेचारा एक ही तरफ से कूटा गया, अगर दोनों तरफ से पिटता तो बैलेंस हो जाता, लेकिन ना, एक ही तरफ से कटा हो गया। तो हमारे पास जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर इट इज 0 और इवन इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सही है, बेसिक बात समझ में आ रही है कि मॉलिक्यूलैरिटी 1 2 3, सही है ना, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा होगी तो वो अनइफेक्टिव कोलिजन है, और 0 नहीं हो सकती। 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी अगर 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। सही है ना, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है
कि यार रिएक्शन चल रही है, तुम लोग कह रहे हो कि लड़ाई तो हो रही है लेकिन कोई भी बंदा नहीं है, तभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी रिएक्शन चल रही है सो दैट मीन्स उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सिंपल बात समझ में आ रही है। एंड देन ऑर्डर, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, क्या पता किसी की भी कंसंट्रेशन चेंज ना हो, क्या पता सारे के सारा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कोई भी पिटा जाए ना, ठीक है ना। बट ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है कि कोई आधा पिटे, कोई एक तिहाई, कोई दो तिहाई पिटे, सही है ना। तो ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक लिख लो जरा, नोट लिख लो, नोट बस एक छोटा सा। और बाकी जो तुम्हारे पास थ्योरी वगैरह वो सब नोट्स में से देख लेना। एक छोटा सा नोट लिख लो तुम लोग, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्युलैरिटी, कॉपी किताब निकाल लो फटाफट से और नोट लिखो। तो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, molecularity of a reaction can be defined as, molecularity of a reaction can be defined as the number of molecules, the number of molecules colliding with each other, the number of molecules colliding with each other to form a product, to form a product। सही है, साथ साथ पढ़ते भी रहना। टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, फुल स्टॉप। मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, मॉलिक्युलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ये दोबारा बोलना एक बार। मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, मॉलिक्युलैरिटी कैन, भैया विद ईच अदर के बाद बोलना। हाँ विद ईच अदर के बाद ही है। मोलैरिटी कैन, बिकॉज क्या लिखेंगे, मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज if if no molecule collide, no, no, if no molecule collide, then there is, then there is not a formation of product, then there is not a formation of product। कि अगर कोई मॉलिक्यूल कोलाइड ही नहीं करेंगे सो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, सही है। then there is not the formation of product, ठीक है। एंड फर्स्ट स्टेप लिख लो, फुल स्टॉप। मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3, मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3, 3 से ज्यादा मॉलिक्युलैरिटी कभी नहीं हो सकती। मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3 बिकॉज, बिकॉज if more than 3 molecules, because if more than 3 molecules collide with each other, collide with each other, then it is an ineffective collision। अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो फिर वो क्या है, अनइफेक्टिव कोलिजन है। then it is an ineffective collision and no product is formed, and no product is formed। सही है। तो हमारे पास 3 तरीके की आई निकलती है मॉलिक्युलैरिटी, 1, 2 एंड 3। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। लिख लो। सो नेक्स्ट के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, there are 3 types of reaction, unimolecular, bimolecular and trimolecular। सही है, unimolecular, bimolecular and trimolecular। सिंपल, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर, इनके एग्जाम्पल लिख लेंगे। हो गया भैया? हो गया, लिख लिया, चलो बढ़िया। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल, यूनिमोलिकुलर, दिख रहा है ना, एक मॉलिक्यूल आ रहा है केवल कोलाइड करने के लिए, एक मॉलिक्यूल है वही टक्कर मारे जा रहा है अपने आप में और टूट रहा जा रहा है बेचारा, सही है ना। तो इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देन उसके बाद है बायोमोलिकुलर, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, देख रहे हो ये 2 मॉलिक्यूल्स HI के 2 मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहे हैं। देन उसके बाद ट्राइमोलिकुलर, मतलब कि 3 मॉलिक्यूल है, एक ये रहा, 2 ये रहे और एक ये रहा,
दिख रहे हैं, तो इट इज ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, सही है। और बात ध्यान रखना, बस मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, रीजन तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, सिंपल रॉकेट साइंस। तो मॉलिक्युलरिटी बड़ी सिंपल सी थी, मॉलिक्युलरिटी पे 1 या हद से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा बस, तो इससे ज्यादा की मार्क्स की नहीं थी मॉलिक्युलरिटी। अब नाउ मेजर फोकस है ऑर्डर पे, और ये पूरा का पूरा चैप्टर अब मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था रेट ऑफ द रिएक्शन, वो पूरा का पूरा पार्ट होता है कि 3 से 4 मार्क्स का पार्ट इस चैप्टर का ऑर्डर पे ही बेस्ड है, सही है। तो प्लीज ऑर्डर को ध्यान से देखना बहुत। तो ऑर्डर देखना होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम लोगों को बेसिक मालूम है, बट अब हम ऑर्डर को डिफाइन कैसे करें, निकाले कैसे ऑर्डर को, उसके लिए आया था हमारे पास रेट लॉ, सही है ना, जो तुमने हेडिंग डाली थी स्टार्टिंग के अंदर ही, रेट लॉ। अब देखना जरा रेट लॉ क्या होता है। हमारे पास मॉलिक्युलरिटी निकालने का सिंपल सा फिनोमिना होता है कि देख लो कि कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं कोलाइड करने के लिए, लेकिन ऑर्डर निकालने में कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब खुद सोच सकते तुम लोग, मतलब कि लड़ाई के अंदर जा रहे हैं तो हम बंदे गिन सकते हैं लड़ाई के अंदर कि हाँ 1 2 3 4 कि हाँ ये लड़ाई करने आ रहे हैं, लेकिन क्या तुम लोग ये गिन सकते हो कि इनमें से कौन कौन पिटने के लिए तैयार है? नहीं गिन सकते तुम लोग, सही है ना। वो असली बात पता चलती है जब रिएक्शन होती है, दैट मींस जब लड़ाई होती है, जब ही हमको पता चलता है कि यहाँ कौन कौन भैया असली दोस्त है, वरना बाकी तो कोई दोस्त होता ही नहीं है जिसकी लड़ाई होती है वो पिटता ही पिटता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, इसी चीज को निकालने के लिए कि हम लोग एक रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सके, सो वो निकालने का काम करता है रेट लॉ, सही है। अब ध्यान से देखना रेट लॉ क्या कहता है। रेट लॉ सिंपल सी बात कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन चल रही है जिसके अंदर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, सही है ना। सो इन रिएक्शन द रेट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब की जो रेट है, रफ्तार है रिएक्शन की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज्ड टू सम पावर, उसके ऊपर कुछ पावर चढ़ी हुई होगी। अब कुछ को हम लोग लिख देते हैं एन से, सही है ना, कुछ सम पावर, सही है ना। बस समझ में आ गई। रेट लॉ क्या कहता है, बेसिक डेफिनेशन आएगी, सही है ना, ध्यान रखना। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर, सही है ना, कुछ पावर उसके ऊपर चढ़ी हुई है, सिंपल। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम के, सही है ना। प्रोपोर्शनलिटी आया, कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट का नाम के, रिएक्टेंट को शॉर्ट में लिख रहा हूं आर, सिंपल, आर रेज टू द पावर एन, सही है। अब तुम लोग कहोगे भैया आपने तो कहा था ऑर्डर निकालना सिखाओगे, ऑर्डर तो इसमें आया नहीं। भाई साहब यही ट्विस्ट है, बस जो हमारे पास रेस टू दी पावर, रेस टू सम पावर, हमने जो कुछ पावर चढ़ाई है, दैट इज ऑर्डर, सही है ना। सो यहाँ पर जो एन है, एन डिफाइंस द ऑर्डर, सही है, सिंपल सी बात समझ में आ गई। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। एक बात और, थोड़ी सी और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है 2, मतलब कि ए है, 2 बंदे लड़ाई करने आ रहे हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ए और बी आए हैं एकदम फॉर्म के अंदर, और लड़ाई करके क्या बनाएंगे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है ना। लड़ाई करके वो प्रोडक्ट बनाएंगे। अब जो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये तो बनेगा बनेगा, इसकी बात छोड़ो, हमारे को क्या निकालना है, रेट लॉ निकालना है। अब इसके लिए रेट लॉ कैसे होगा, रेट is defined, rate is directly proportional, rate of the reaction is directly proportional to concentration of reactant। अब रिएक्टेंट कितने हैं यहाँ पर, 2, तो इसका मतलब दोनों की कंसंट्रेशन लगेगी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पर एक बात और ऐड करना, जबकि जो हमारे पास जो फिर वो डेफिनेशन है, डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि ऊपर की तरफ एक ही रिएक्टेंट था तो मैंने केवल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट होता है, सही है, प्लस मत लगा देना बीच में। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर, कुछ उनके ऊपर पावर चढ़ी हुई होगी। अब कुछ पावर यहाँ पर 2 आ गए, तो पावर क्या है, अब एक को ले लेते हैं हम लोग x, एक को ले लेते हैं y, सिंपल, ऊपर एक ही था तो मैंने l ले लिया डायरेक्ट, ठीक है ना, x और y। अब यहाँ पर x और y क्या है, x इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर
विद रिस्पेक्ट टू ए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सही है, तो बेसिक समझ में आ रहा है कि अगर दो बंदे लड़ाई करने आ रहे हैं तो उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। मान लो एक आए और वो आधा पिट के जाए, कि वो कहे कि भाई बस थोड़ा एक मुक्का पड़ा, समझ में आ गया, अपनी बात बस की बात नहीं है, चल लो भी निकल लो भैया। तो मतलब कि ए हमारे पास शातिर आदमी था, उसको एक मुक्का पड़ा, आधी, हाफ कंसंट्रेशन चेंज हुई, सही है ना, उसका ऑर्डर कितना, आधा है, आधी कंसंट्रेशन चेंज हुई, पता चल गया कि हाँ भाई अब नहीं है, अब बस की नहीं है, हम तो निकल लेते हैं, निकल लिए। लेकिन बी असली बंदा, मर्द है असली, ठीक है ना, उसको स्टार्टिंग में पता चल गया था कि हाँ भैया लड़ाई वड़ाई सब बेकार की बात है, कॉम्प्रोमाइज करो भागो, उसने वो पहली भाग लिया, वो पहली गोली हो गया, तो मतलब कि वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी ही नहीं, सही है ना, सिंपल, उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि बी था वो भाग गया लड़ाई में से, तो कंसंट्रेशन होगी नहीं, तो ऑर्डर कितना जाएगा, जीरो। तो यही है बस बेसिक सा फिनोमिना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का, कि हमारे पास एक्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड वाई इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, सही है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अब तुम लोग कहोगे कि हाँ बताओ भैया टोटल कैसे निकाले, कि मतलब कि ये तो ए का ऑर्डर हो गया, बी का ऑर्डर हो गया, सी होता सी का भी अलग ऑर्डर होता, तो हम लोग ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाले, मतलब कि जो पूरी की लड़ाई हुई है उसका ऑर्डर कैसे निकाला जाए। सो सिंपल सी बात है, ऐड कर दो, मतलब कि अगर तुमको ओवरऑल एन निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, तो क्या करो, जितने भी तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, जितनी भी उनकी पावर है, जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट कितने थे, दो, पावर क्या थी, एक्स और वाई, दोनों क्या कर दोगे तुम लोग, ऐड कर दोगे, देन n is equals to x plus y, simple. So here n is the overall order of a reaction, overall order of a reaction, simple, no rocket science, पढ़ना समझ में आ रहा है। अगर कह रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर तीन ही भाग थे, अब तीन भाग में से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कि इस साल सिलेबस में से बस यही था सिलेबस में, मतलब कि 2020 वाले 20-21 के बैच के लिए, सही है ना, मतलब कि ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आने वाली चीज थोड़ी सी टफ है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन लगेगा डायरेक्टली, और एनसीईआरटी में भरमार है, भरमार रेट लॉ की, ठीक है। अब और आगे चले, एक छोटी सी बात और पढ़ें, सही है ना, अब जरा देखना और कुछ आगे फिर बात। तो हमारे पास हमने के लगाया, के इज अ कांस्टेंट। अब इसका नाम क्या दें हम लोग, रेट लॉ है, तो अब जब रेट लॉ के अंदर एक कांस्टेंट लगाए तो नाम क्या होगा, ऑटोमेटिकली रेट कांस्टेंट, बेसिक सी बात। तो के इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, सिंपल, रेट कांस्टेंट। अब आओ हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं, सही है ना, मतलब कि अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे आगे, ई, ये रेट लॉ अपना, ठीक है ना, असली वाला रेट लॉ। सो आर इज इक्वल्स टू, वरना देखो रेट लॉ ये भी है, रेट लॉ ये भी है, सही है ना, एक्स और वाई वाला, लेकिन असली वाला जो असली चीज है वो क्या है, बेसिक चीज, दैट इज दिस ऊपर वाली, ठीक है ना, ये असली है, मतलब कि अब रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल हो, दो हो, तीन हो, तो तुम लोग अपने आप ही बना सकते हो, सही है ना, एक होगा तो सिंपली आर ऐसे लिख दोगे, दो होंगे तो ए बी लिख दोगे, तीन होंगे ए बी सी, पावर में क्या चढ़ेगा, एक्स वाई और जेड, सिंपल, ठीक है ना। तो ये चीज तुम लोगों की थोड़ी सी बुद्धि का बस वो है, प्रयोग है आगे की तरफ, और ये तो बेसिक है, ठीक है ना, इट इज बेसिक रेट लॉ। अब देखना जरा आगे, इस रेट लॉ को ले लिया मैंने, आर इज इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेस टू सम पावर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो पावर है दैट इज ऑर्डर। अब हमारे पास ऑर्डर जो है वो क्या क्या बताया था मैंने, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, जवाब आया जी जीरो लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो ऑर्डर लेके चलते सबसे पहले। तो ऑर्डर अगर जीरो हो सकता है तो मैंने एन ले लिया यहाँ पर जीरो, स्टार्टिंग में केवल मैं के निकाल रहा हूं, मतलब कि के की यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सही है ना, इट इज एन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, सिंपल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या निकालने वाले हैं, यूनिट निकालने वाले हैं रेट कांस्टेंट की, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं मैं, इट इज अ यूनिट ऑफ के, ठीक है ना, यूनिट ऑफ के की यूनिट, देखो एक दो, चलो दो, मेहरबानी करके मैं दो निकाल के दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद बाकी तुम्हें निकालनी है, ठीक है ना, देखना जरा। तो आर इज इक्वल्स टू के, समझदार बच्चे एक में समझ जाएंगे, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन रेस टू पावर क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ऑर्डर क्या हो चुका है, जीरो,
सो R इज इक्वल्स टू K। किसी की पावर 0 होती है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 1 है तो गायब, क्या आ गया हमारे पास R इज इक्वल्स टू K, मतलब कि R किसके बराबर है, K के बराबर है। R क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट बोले तो स्पीड, स्पीड रिएक्शन की, कंसंट्रेशन चेंज अपॉन में टाइम, तो इसका मतलब यहां पर यूनिट क्या हो गई, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। सिंपल। सो के की यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। सिंपल। कंसंट्रेशन किस में निकालोगे, मोल पर लीटर के अंदर, मोलैरिटी, सो इट इज मोल लीटर इनवर्स, टाइम सेकंड में रखें, सेकंड इनवर्स। सिंपल। तो ये आ गया हमारे पास के की यूनिट किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बोल भाई समझ में आया कि नहीं सबको। तो आप देखें जरा, एक और मेरी मेहरबानी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल के दिखा रहा हूँ बस, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अगर मेरे पास ऑर्डर हो गया 1, सो इट इज नोन एज दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारे सिलेबस में केवल 2 ही है, सही है ना, अपने को केवल 2 ही के बारे में पढ़ना है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर अब यह है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, FIRST, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। निकालने की कोशिश कर सकते तुम लोग, अपने आप कॉपी निकालो, निकालने की कोशिश करो, मेरे से पहले निकाल सकते तुम लोग। R इज इक्वल्स टू K। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर में क्या चढ़ जाएगा 1, क्योंकि ऑर्डर कितना है 1। अब उसके बाद अगर पावर 1 है तो फिर वो रखा रहेगा, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसी का ऐसी। तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या आ गई, रेट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया देखो ऊपर भी R नीचे भी R, उड़ा दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, सही है ना, उड़ाना नहीं है इसे। ऊपर है स्मॉल r दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन, और नीचे कैपिटल R दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जरा देखना, अब रेट है, रेट बोले तो स्पीड, स्पीड बोले तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सो इट इज कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, तो भाई कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन नहीं लग दो, क्या दिक्कत है, सो इट इज कंसंट्रेशन। सिंपल ना, समझ में आ रहा है ना। आर को मैंने क्या लिखा, जैसे यहाँ पर आर था कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये आर वही वाला जो हमने पहले पढ़ा है, डी डी आर अपॉन डी टी, डीपी अपॉन डी टी, सही है ना, तो इट इज स्पीड बेसिकली, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब ये क्या है, ये वाली कंसंट्रेशन किसकी है, ये इस आर की वजह से आई है, ठीक है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब क्या तुमको कुछ चीज दिख रही है जो चीज कट जाएगी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, क्या काट सकता हूँ इसे मैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन गोली, आर से आर मत उड़ा देना, ठीक है ना, ये आर यार अलग है। तो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन गोली, क्या बचा अपने पास, केवल 1 अपॉन टाइम। 1 अपॉन टाइम बोले तो टाइम इनवर्स। ये किसकी यूनिट है, के की यूनिट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। सो टाइम किस में ले हम लोग, सेकंड में, सो यूनिट क्या आ गई, सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब जल्दी से जरा, तुम्हारे पास है 4 मिनट है, 4 मिनट, एन की वैल्यू 2 रखो, मतलब कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और एन की वैल्यू 3 रखो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और निकाल के दो जरा के की यूनिट, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। 4 मिनट है, करो जल्दी से। और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो वीडियो को पॉज करके करो, बट ट्राई जरूर करना प्लीज। देख लो जल्दी, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ देख लो। एन की वैल्यू 2 रखी है मैंने, 2 रखी, 2 रखी, 2 रखी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आर की वैल्यू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, एंड दिस आर इज कंसंट्रेशन स्क्वायर, तो कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन कंसंट्रेशन, सो दैट इज कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स। सिंपल, नो रॉकेट साइंस, कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। सो कंसंट्रेशन की वैल्यू मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है ना, और होल पावर क्या है, होल पावर इज -1, एंड टाइम इज सेकंड, सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास जब ये माइनस अंदर भेजोगे तो पावर से पावर मतलब कि कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक तरीके से मैथमेटिक्स हम लोग को आती है। सो इट इज मोल इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर एंड सेकंड इनवर्स, ठीक है। और 3 वाली तुम लोगों ने निकाल ली होगी, इतना मेरे को पक्का कंफर्म है, और अगर नहीं निकाल लिए तो ये समझ में आ गई होगी, घर पे आके निकाल लेना बस। यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो मतलब कि मोल -2, लीटर की पावर 2 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो 3 के लिए तुम लोग अपने आप निकालने के लिए सक्षम हो। तो ये तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा कंसेप्ट रेट लॉ का। ठीक है ना, तो आज हमने क्या पढ़ा, रेट लॉ पढ़ा, यूनिट निकालनी सीखी के की, और इस के की यूनिट पे ही डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। मतलब कि तुमसे कह देगा कि हमारे पास जो हमारे पास यूनिट है के की, वो है सेकंड इनवर्स, बताओ ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, देन इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, मान लो कह देगा यूनिट है हार इनवर्स, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, देन तुम्हें पता है टाइम इनवर्स इज बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो डायरेक्टली यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो यूनिट का याद रखना जरूरी है। ठीक है ना, इस यूनिट को ध्यान रखना। जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट के लिए सेकंड इनवर्स, और सेकंड के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। देख रहे हो उल्टी जाती है, मतलब की बस मोल के ऊपर माइनस है, यहाँ पे लीटर के माइनस। सही समझ में आ गया तुम लोगों को बेसिकली। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट रेट लॉ का। तो अब अपने को 2 दिन रेट लॉ के क्वेश्चन ही लगाने हैं, तो प्लीज आज घर पे जाके 2 काम करना है बस। रेट लॉ को पूरा बेसिक से एक बार नोट्स में से पढ़ लेना, और दूसरी बात इनकी यूनिट को याद रख लेना, एक बार घर पे के निकाल भी लेना। ठीक है ना, 3 के लिए 4 के लिए, या फिर जब फ्रैक्शन में वो पावर, तो जब भी मतलब तुम लोग देख सकते हो, ओपन टू ऑल है। सही है ना, अब तुम लोग रेट लॉ के बारे में कुछ भी पढ़ सकते हो, तो पढ़ लेना, कल को हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करना। ठीक है, बाकी करेंगे कल।